इतिहास की किताबों में दफन एक ऐसा जुर्म जिसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। एक ऐसी साजिश जिसने एक पूरे मुल्क को 200 साल तक अपना गुलाम बनाए रखा। चक्रव्यूह हब में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की वो क्राइम फाइल खोलने जा रहे हैं जिसके काले पन्ने शायद आपके होश उड़ा देंगे। और ये कहानी शुरू होती है साल 1600 से। 31 दिसंबर का दिन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई। और हैरत की बात तो ये है कि इसे शुरू करने की कुल लागत थी महज 72,000 पाउंड। 72,000 पाउंड? हाँ, आज के हिसाब से तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सवाल यही है कि तिजारत करने आई एक छोटी सी कंपनी कैसे कैसे दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक पर काबिज हो गई। इसी सवाल के जवाब में खून, धोखा और लालच की एक खौफनाक दास्तान छिपी है। तो चलिए इस 200 साल पुरानी क्राइम फाइल का पहला पन्ना पलटते हैं। हमारी कहानी का ग्राउंड जीरो है 1770 का बंगाल। कहते हैं उस वक्त वहां हवा में भी मौत खुली हुई थी। सड़कें नहीं थीं, बस लाशों का ढेर थी। ये मंजर था उस खौफनाक अकाल का जिसने बंगाल की रूह कंपा दी थी। 1769 में मानसून ने धोखा दे दिया। बारिश ना के बराबर हुई और सूखे ने ऐसा कहर बरपाया कि बंगाल की एक तिहाई से लेकर आधी आबादी तक भूख से तड़प तड़प कर मर गई। आप अंदाजा लगाइए, हर 3 में से एक इंसान खत्म हो गया। हालात इतने बदतर थे कि लोग जिंदा रहने के लिए पेड़ों के पत्ते और घास तक खाने पर मजबूर थे। लेकिन कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला पहलू तो शायद ये है कि जब घास और पत्ते भी खत्म हो गए तो इंसानियत भी खत्म हो गई। हाँ, ये सच है। सुनने में आता है कि भूख से बिलखते लोग मरे हुए इंसानों का मांस खाने लगे थे। नरभक्षण? जी, नरभक्षण। लोग अपने बच्चों को बेचने निकले, लेकिन बाजार में कोई खरीदार तक नहीं था। सोचिए उस मंजर को, एक माँ जो अपने जिगर के टुकड़े को बेच रही है ताकि बाकी परिवार को जिंदा रख सके, और कोई उसे लेने वाला तक नहीं। और इन सब के बीच सवाल उठता है कि हुकूमत क्या कर रही थी। हाँ बिल्कुल, सरकार कहाँ थी। और यहीं इस क्राइम फाइल का पहला बड़ा मुजरिम सामने आता है, बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। जब 1/3 आबादी मर चुकी थी, जब सड़कें लाशों से पटी थीं, तब हेस्टिंग्स ने भूमि लगान यानी लैंड टैक्स 10% और बढ़ा दिया। एक मिनट, क्या मतलब लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार उनसे और ज्यादा टैक्स वसूल रही है? ये बात तो समझ से ही बाहर है। कोई गवर्नर इतनी बेशर्मी से ऐसा कैसे कर सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब खुद हेस्टिंग्स के खत में मिलता है। 3 नवंबर 1772 को उसने अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक खत लिखा। और उसमें क्या लिखा? उस खत में वो बड़ी बेशर्मी से लिखता है, पूरे राज्य की 1/3 आबादी के मर जाने और खेती कम हो जाने के बावजूद 1771 में वसूला गया राजस्व 1768 के राजस्व से भी ज्यादा है। मतलब वो इसे अपनी कामयाबी बता रहा था। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये एक सोची समझी पॉलिसी थी, एक सिस्टम था। एक सिस्टम का ऐलान था कि वो यहाँ के लोगों के राजा नहीं बल्कि मालिक हैं। बिल्कुल, उनका मकसद शासन करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, चाहे उसकी कीमत लाखों जाने ही क्यों ना हो। और जो लोग मर रहे थे उनसे भी टैक्स वसूला जा रहा था। हाँ, जो भूख से तड़प रहे थे उनसे भी हिंसा करके उन्हें पीट पीट कर लगान वसूला जा रहा था। ये एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये एक सोचा समझा नरसंहार था, जिसे अकाल का नाम दे दिया गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स तो इस कहानी का मुख्य विलन है, लेकिन जाहिर है कि वो अकेले ये सब नहीं कर सकता था। उसे जमीन पर लोगों की जरूरत पड़ी होगी जो इसके लिए ये गंदा काम करें। कौन थे ये लोग? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है उन किरदारों की जो भारतीय तो थे, लेकिन उनकी वफादारी पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ थी। अंग्रेजों ने जानबूझकर एक ऐसा वर्ग तैयार किया। उनके अपने एजेंट? हाँ, उनके अपने एजेंट, ताकि आम लोगों का गुस्सा सीधे तौर पर अंग्रेजों पर न निकले। और इसी क्लास का सबसे कुख्यात चेहरा था गोविंद राम मित्रा। गोविंद राम मित्रा, ये नाम मैंने सुना है। उस दौर में खौफ और क्रूरता का दूसरा नाम बन गया था ये। अंग्रेजों का काला जमींदार, कलकत्ता का डिप्टी कलेक्टर, जिसका काम था अंग्रेजों के लिए लगान वसूलना, चाहे उसके लिए उसे अपने ही लोगों पर कितना ही जुल्म क्यों ना करना पड़े। और गोविंद राम ने इस छूट का भरपूर फायदा उठाया। उसने अपनी एक खास पहचान बनाई, एक छड़ी। हाँ, गोविंद रामेर छोड़ी। बिल्कुल, बंगाली भाषा में ये कहावत मशहूर हो गई थी। ये कोई मामूली छड़ी नहीं थी, ये ताकत और दहशत का प्रतीक थी। इसी छड़ी से वो लोगों को पीट पीट कर लगान वसूलता था। उसके तो अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी बना रखी थी, है ना? हाँ, गुंडों की एक पलटन जिसके रैंक थे नायब, पायक। और हैरत की बात यह है कि जब बाद में कलकत्ता पुलिस बनी तो यही रैंक पुलिस में भी अपना लिए गए। कमाल है, मतलब उसने जुल्म को एक तरह से संस्थागत बना दिया था।
लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचारी क्या कभी पकड़ा नहीं गया? किसी ने उससे हिसाब नहीं मांगा? हिसाब मांगा गया। वाह। और यहीं एक बड़ा ही मजेदार लेकिन स्याह किस्सा सामने आता है। सालों तक लूट खसोट करने के बाद आखिरकार 1742 में एक अंग्रेज गवर्नर जॉन जेफेनिया ने उसे हिसाब मांग लिया। अच्छा, पूछा कि इतने सालों में जो राजस्व वसूला उसका हिसाब किताब कहाँ है। अब सुनिए गोविंद राम का जवाब। पहले तो उसने कहा, साहब हिसाब तो रखा ही नहीं। जब गवर्नर ने जोर दिया तो उसने पहला बहाना बनाया कि साहब 1739 में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, सारे कागजात उसी में उड़ गए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन गवर्नर ने भी हार नहीं मानी। उसने कहा ठीक है, तूफान से पहले या उसके बाद का हिसाब तो होगा। तो गोविंद राम ने दूसरा और भी हैरतअंगेज बहाना बनाया। बोला जो थोड़े बहुत कागज बच गए थे उन्हें सफेद चींटियों यानी दीमक ने खा लिया। दीमक ने खा लिया। ये उस दौर के भ्रष्टाचार और अंधेरगर्दी का आलम था। तो ठीक है, निचले स्तर पर गोविंद राम जैसे लोग लूट खसोट कर रहे थे, लेकिन असली खेल तो शायद ऊपर कलकत्ता के बड़े दफ्तरों में खेला जा रहा था। क्या किसी ने कभी सीधे वॉरेन हेस्टिंग्स को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की? की थी, बिल्कुल की थी। और वो खेल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है महाराजा नंद कुमार की कहानी। ओह, न्यायिक हत्या? बिल्कुल, इसे अंग्रेजों की न्यायिक हत्या भी कहा जाता है। महाराजा नंद कुमार ने वो हिम्मत दिखाई जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने 11 मार्च 1775 को गवर्निंग काउंसिल को एक खत लिखकर सीधे वॉरेन हेस्टिंग्स पर रिश्वत का इल्जाम लगाया। 45,000 पाउंड की रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दिया। ये तो एक भूचाल की तरह रहा होगा। पहली बार किसी ने सीधे गवर्नर पर उंगली उठाई थी। और हेस्टिंग्स ये बर्दाश्त नहीं कर सका। खेल उल्टा शुरू हुआ। जिस नंद कुमार ने इल्जाम लगाया था, अंग्रेजों ने जाल बिछाकर उसी पर साजिश और दस्तावेजों में हेराफेरी का आरोप मढ़ दिया। मतलब पूरा केस ही पलट दिया। हाँ, 6 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक ऐसा मुकदमा शुरू हुआ जो इतिहास में इंसाफ के तमाशे के तौर पर दर्ज है। और इस तमाशे का जज कौन था? जज था एलिजा इम्पी, जो हेस्टिंग्स का बचपन का दोस्त और खास आदमी था। तो फैसला तो पहले से ही तय था। बिल्कुल। एक अंग्रेजी जूरी बिठाई गई और महज कुछ ही दिनों में महाराजा नंद कुमार को दोषी करार दे दिया गया। सजाए मौत। 7 अगस्त 1775 की सुबह 8 बजे फोर्ट विलियम के पास उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। कहते हैं उस दिन पूरा कैलकाटा सड़क पर था। हजारों आंखें रो रही थीं। एक हिंदुस्तानी को एक अंग्रेज से सवाल पूछने की सजा दी जा रही थी। ये तो सीधे सीधे कत्ल था, जिसे अदालत का चोला पहना दिया गया। लेकिन क्या हेस्टिंग्स ने अपने इस दोस्त जज इम्पी को इस वफादारी का कोई इनाम दिया? इनाम तो बहुत बड़ा था। कुछ ही समय बाद एक पुल की मरम्मत का ठेका निकला। पिछले साल वही ठेका सिर्फ 25,000 रुपए का था। और इस बार हेस्टिंग्स ने वही ठेका जज इम्पी के एक साथी को 4,20,000 रुपए में दे दिया। 4,20,000? ये तो साफ साफ रिश्वत थी। खून से सने हाथों को दिया गया इनाम। और कलकत्ता के लोगों ने भी इस जज को एक नया नाम दे दिया, जस्टिस पुलबंदी। जस्टिस पुलबंदी, वाह। तो एक तरफ ये जुल्म, कत्ल और लूट चल रही थी, तो दूसरी तरफ नए नए रईस बने अंग्रेज साहबों की अपनी दुनिया थी। उनकी अय्याशी और रंगरलियां भी अपने चरम पर थीं। उनकी जीवन शैली तो इतनी अजीबो-गरीब और आलीशान थी कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 1840 में विलियम टेलर नाम के एक पेंटर ने एक तस्वीर बनाई थी। अच्छा? जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। एक अंग्रेज साहब अपनी टॉयलेट सीट पर बैठे हैं। ठीक है। उनके ठीक पीछे एक नाई खड़ा है जो उनके बाल बना रहा है। एक दाढ़ी वाला खानसामा हाथ में चाय की प्याली लिए खड़ा है। एक दूसरा नौकर आईना दिखा रहा है। इतना ही? या और भी कुछ है? नहीं, कहानी अभी बाकी है। एक आदमी जमीन पर उकड़ू बैठकर उनके बायां पैर का अंगूठा दबा रहा है। पैर का अंगूठा? हाँ, और एक और नौकर हाथ से पंखा झल रहा है। ये थी एक आम अंग्रेज साहब की सुबह। कमाल है। और इसी अय्याशी से एक नया शब्द भी निकला था, दुलाली साहब। इसका क्या मतलब था? ये शब्द निकला देवलाली शहर से, जो बंबई के पास है। यहाँ अंग्रेजों का एक बड़ा कैंटोनमेंट था। जब अंग्रेज सैनिक 8-10 साल की नौकरी के बाद वापस इंग्लैंड जाने वाले होते तो उन्हें पहले देवलाली में इकट्ठा किया जाता था। अच्छा। यहाँ पहुंचते ही उन पर छुट्टी का माहौल तारी हो जाता। वो सुबह से शराब पीना शुरू करते और दोपहर तक मस्त हो जाते। इन्हीं मस्त बेफिक्र सैनिकों को दुलाली साहब कहा जाने लगा। ये तो एक मजेदार किस्सा रखता है। लेकिन इस शब्द के पीछे एक छिपा हुआ दर्द भी है। दर्द? इन दुलाली साहबों का नहीं, बल्कि उन हिंदुस्तानी औरतों का जिनका इन्होंने शोषण किया,
ये सैनिक यहाँ रहते हुए भारतीय महिलाओं को अपनी प्रेमिका बनाकर रखते थे, लेकिन उनसे कभी शादी नहीं करते थे। और जब 10-15 साल बाद इनके जहाज इंग्लैंड के लिए निकलते थे तो यही औरतें साहिल पर खड़ी होकर उन्हें बद्दुआ देती थी कि तुम्हारा जहाज इसी पानी में डूब जाए। ओह, ये एक तरफा रिश्ते की दर्दनाक हकीकत थी। जुल्म, अय्याशी और शोषण की ये दास्तान चलती रही। और फिर आया साल 1857, आज़ादी की पहली लड़ाई, जिसे अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन लड़ाई जीतने के बाद जो हुआ, वो शायद पहले के किसी भी जुल्म से ज्यादा खौफनाक था। बिल्कुल। लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेज हैवान बन गए। उन्होंने ऐसा बदला लिया कि आने वाली कई पीढ़ियां उसे याद रखें। 1.5 साल तक हर अंग्रेज को खुली छूट दे दी गई कि तुम जो चाहो कर सकते हो। खुली छूट। हाँ, उस दौर के एक युद्ध संवाददाता थे सर विलियम रसल। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि लोगों को बिना किसी भेदभाव के मारा गया। सिर्फ 2 दिनों के अंदर सड़क के किनारे 42 लोगों को फांसी दे दी गई। गांव के गांव बिना किसी वजह के जला दिए गए। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये नस्लीय सफाई की एक कोशिश थी। और दिल्ली में जो हुआ, उसके बारे में एक कहानी है जो सुनकर भी बहुत मुश्किल लगता है उस पर यकीन करना। आप शायद मार्टिन मॉन्टगोमरी के खत की बात कर रहे हैं जो उन्होंने टाइम्स अखबार को लिखा था। हाँ, वही। उन्होंने लिखा, मैंने दिल्ली की सड़कों पर चलना छोड़ दिया जब मैंने 14 औरतों की लाशें देखीं। उनके अपने पतियों ने ही इस डर से उनके गले काट डाले थे कि कहीं वो अंग्रेज सैनिकों के हाथ ना पड़ जाएं। सोचें उस बेबसी को, उस खौफ को कि एक पति अपनी पत्नी को दुश्मन से बचाने के लिए खुद उसका कातिल बन गया। उस समाज के डर का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। 1857 के बाद अंग्रेजों का असली नस्लवादी चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। तिजारत करने आई एक कंपनी अब एक ऐसी हुकूमत बन चुकी थी जिसका मानना था कि भारतीय एक हीन यानी इन्फीरियर नस्ल है। इसी के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वो सिद्धांत दिया था, है ना? हाँ, 1795 में ओनली द प्योर कैन जॉइन द आर्मी, यानी सेना में सिर्फ शुद्ध नस्ल वाले ही शामिल हो सकते हैं, या तो शुद्ध अंग्रेज या शुद्ध भारतीय, कोई मिलावट नहीं। और इस नस्लवाद का सबसे बड़ा खामियाजा किसने भुगता? एंग्लो इंडियंस ने, वो बच्चे जो अंग्रेज मर्दों और भारतीय औरतों से पैदा हुए थे। अंग्रेजों ने अपने ही बच्चों को कभी नहीं अपनाया। एक कमीशन ने तो यहाँ तक सिफारिश कर दी कि ये जो मिक्स्ड नस्ल के लोग होते हैं, इनमें दोनों नस्लों की सबसे खराब आदतें होती हैं, सबसे अच्छी नहीं। उन्हें अपने ही पिता की पहचान से महरूम कर दिया गया। क्या कोई अपवाद नहीं था इसका? कोई ऐसा अंग्रेज जिसने इस सिस्टम के खिलाफ जाके कुछ किया हो? कुछ अपवाद जरूर थे, ये भी सच है। कुछ अंग्रेजों ने अपनी वसीयत में भारतीय महिलाओं से हुए अपने बच्चों को जायदाद का हिस्सा दिया, जैसे मेजर चार्ल्स हे इलियट ने अपनी 3 बेटियों के लिए 35,000 पाउंड छोड़े। लेकिन ये कुछ बूंदें उस जहर के समंदर को कम नहीं कर सकती थीं जो अंग्रेजों ने 200 साल तक इस जमीन पर घोला था। ये थी अंग्रेजी हुकूमत की उस क्राइम फाइल की एक झलक, जिसके हर पन्ने पर खून और साजिश की स्याही है। ये महज इतिहास नहीं है, ये उन अनगिनत जख्मों की कहानी है जिन्हें आज भी भरने की जरूरत है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है, क्या इतिहास में सत्ता का मतलब हमेशा जुल्म ही होता है, या इंसानों ने कभी इससे बेहतर करने की कोशिश की है? अगर इतिहास के इन काले पन्नों ने आपको झकझोर दिया है तो इस चर्चा को लाइक जरूर करें। ऐसी ही गहरी और रोमांचक पड़ताल के लिए चक्रव्यूह हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद।